क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जी एंड यू गाइस आर वाचिंग नेटफ्लिक्स पे हाशिम जी। बेटा आज की क्लास के अंदर नस के 2024 के टॉप 10 एमसीक्यूज को कवर अप कर रहे होंगे। रिमेंबर दिस थिंग कि बेटा ये जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। इस तरीके से कोई भी यूट्यूबर, कोई भी टीचर आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा होगा। नॉर्मली लोग कह रहे होंगे कि भाई हमारी पेड एप्लीकेशन में आ जाओ या यहां से आके पास्ट पेपर्स कवर अप कर लो। मेरी कोशिश होती है अपने बच्चों को मैक्सिमम सपोर्ट करने की। तो भाई नस के टॉप 10 एमसीक्यू जो 2024 के अंदर आए, उसके ऊपर आज एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं। मगर मैं यहां पे एक बात बच्चों को डिफाइन करना चाहूंगा कि बेटा इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर तमाम के तमाम लेक्चर्स के अंदर एमसीक्यूज मेरे हमेशा डिफरेंट डालता हूं। ऐसा नहीं है, मैंने कुछ बच्चों की कमेंट्स देखे थे, कुछ बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आए। एक बच्चा फरमाता है सर वो जो आपकी 6 घंटे वाली मैराथन है, क्या उसके अंदर एमसीक्यूज और ये जो न्यू वीडियो आप बना रहे हैं इसमें एमसीक्यूज डिफरेंट है? बेटा बिल्कुल डिफरेंट है। वो एमसीक्यूज मैंने नेट 4 के हिसाब से बनाए थे, नेट 4 के जो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे उनके लिए मैंने डिजाइन अप करे थे। ये जो मैं वीडियो डिजाइन कर रहा हूँ, जितने पेपर नस्ट के अवेलेबल है उन सबसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके लिए डिजाइन कर रहा होता हूँ। तो याद रखिएगा, अगर आप नस्ट का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो नेट 1 में, नेट 2 में, नेट 3 में, नेट 4 में, या फिर आने वाले सालों में आप नस्ट का एग्जाम देते हैं, तो बेटा ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अगर आप कवर करोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इंशाल्लाह ताला आप आराम से 90 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हो नस्ट के मैथ्स के पोर्शन में। 100 मार्क्स का पोर्शन हो गया ना नस्ट का, तो 90 प्लस नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। आपने कोशिश ये करनी है कि इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जितने मैंने लेक्चर्स डाले उनको कवर अप करो। साथ साथ ऑब्वियसली अगर आप मेरे ई कैट के बैच में एनरोल्ड हो तो वो जो लेक्चर्स है उनको तो करना ही करना है। मगर इस प्लेलिस्ट का फायदा क्या है? देखो पहले मैं जब लंबी वाली वीडियो डिजाइन करता था ना, काफी सारे बच्चे कह रहे होते थे सर ये वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी है, एक दिन में कैसे कवर करें, 1 घंटे में कैसे करें। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के लिए वजह से अपनाई है, ताकि मैं डेली आप लोगों को सिर्फ 10 एमसीक्यूज दूं। वो 10 एमसीक्यूज मोर देन इनफ है, हर बच्चा कवर अप कर सकता है। तो बेटा ये पूरी प्लेलिस्ट आपने कवर अप करनी है, कोशिश करें रोज के डेली 10 एमसीक्यूज लाजमी कवर करें। चाहे आप साथ में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप साथ में उस दिन इंग्लिश का आपका टारगेट है, तो जो भी आपका अदर टारगेट है उसको तो कवर करो, मगर प्लेलिस्ट की एक वीडियो को लाजमी कवर करो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने सोचा क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताऊं। तो भाई आज की क्लास के ऊपर मूव करेंगे सब। बेटा देखो कम्यूटेटिव लॉ दुनिया के अंदर क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ के मतलब होता है कि अगर आप दुनिया के अंदर किसी भी दो टर्म्स के ऊपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर, अगर उनका आंसर सिमिलर रहता है, इसको कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। तो भाई इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि भाई बाकी तमाम ऑप्शन में तीन तीन क्वांटिटीज आ रही हैं, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है इसमें दो क्वांटिटीज आ रही हैं। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और दूसरे नंबर के ऊपर वहां ऑप्शन नंबर बी में एग्जामिनर कह क्या रहा है, ए यूनियन बी अगर आप करते हो या बी यूनियन ए करते हो, बात एक ही रहती है। तो नॉर्मल सी बात है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। यूनियन का मतलब होता है ऐड करना। तो अगर मैं ए प्लस बी करूं या बी प्लस ए करूं, बात तो एक ही रहेगी ना मेरे बच्चा। तो सिंपल वे में ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैलून, इज द करेक्ट आंसर। अब देखो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कि अगर तुम्हारे पास इक्वेशन आ रही है y is equal to ln x, then the slope of the tangent touching at y axis will be dash। यानी कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर एक क्वेश्चन आ रहा है y is equal to ln x के बराबर, यानी कि आपको एक इक्वेशन गिवन है किसी कॉनिक की, आपको एक कॉनिक की इक्वेशन गिवन है y is equal to ln x। देखो एग्जामिनर कह क्या रहा है, एग्जामिनर कह रहा है देन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टचिंग y एक्सिस, यानी कि उस टेंजेंट लाइन का स्लोप बताइए जो y एक्सिस को टच कर रहा होगा। बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है? जितनी साल भी नस्ट के पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन आया ना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं तुम्हारे पास जो कॉनिक आ रहा है उसकी इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू ln x के बराबर। आगे एग्जामिनर कहता है फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टचिंग एट y एक्सिस। अब देखो y एक्सिस के ऊपर होता क्या है, देखो अगर कोई स्लोप, अगर कोई लाइन जो है वो टच कर रही है y एक्सिस के ऊपर, तो जाहिर सी बात है y एक्सिस के ऊपर हम सबको ये बात मालूम है x की वैल्यू किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर। कोई लाइन अगर x एक्सिस को टच कर रही है तो हमें पता है कि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जीरो होती है। मगर एग्जामिनर ने क्या कहा है, ये जो कॉनिक आ रहा है y इज इक्वल टू ln x, तो आपको निकालना क्या है, स्लोप ऑफ द टच टेंजेंट, यानी कि इस कॉनिक को जो भी टेंजेंट लाइन टच करते हुए जा रही है ना, वो y एक्सिस को भी टच कर रही है। और कहां पे टच कर रही है? x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, क्योंकि y एक्सिस का मतलब होता है y एक्सिस के ऊपर हमेशा x की वैल्यू जीरो रहती है। अब जरा गौर से सोचो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेटा देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप निकालने के ऊपर जाऊंगा, इस कॉनिक का अगर मैं टेंजेंट लाइन इवेल्युएट करने के बाद उसका स्लोप निकालने के ऊपर जाऊंगा, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखो बेटा ln x आपको फंक्शन गिवन है। ln x दुनिया में एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा डिफाइंड रहती है जीरो से बड़ी वैल्यूज के लिए। यानी कि भाई ln के अंदर आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, मगर कभी भी अगर आप ln जीरो डालोगे ना, वो क्या हो जाएगा बेटा, ln जीरो बराबर हो जाएगा किसके? मैथ एरर आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है वहां पे। सिमिलरली अगर मैं कभी भी यहाँ पे ln के अंदर कोई भी नेगेटिव का नंबर डालूंगा ना, उस सूरत के अंदर भी वो आपको डिफाइंड नहीं होता रियल सिस्टम के ऊपर। तो इसको कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि देखो आपको कॉनिक की क्या गिवन है, कॉनिक का आपको इक्वेशन गिवन है। तो अगर मुझे टेंजेंट लाइन का स्लोप
स्लोप निकालना है। तो जो भी कॉनिक आ रहा है मैं इसका अगर स्लोप निकालने पे जाऊंगा तो स्लोप कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीके से हम लोग उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यानी कि स्लोप बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स के। तो एल एन एक्स का स्लोप, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आ जाएगा वन बाय एक्स के बराबर। अब जाहिर सी बात है, चूंकि एग्जामिनर ने कहा है कि तुम्हारी जो टेंजेंट लाइन है वो वाई एक्सिस को टच कर रही है, वाई एक्सिस के ऊपर बेटा हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर। तो भाई अगर एक्स की वैल्यू मैं जीरो डालूंगा तो ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इट शुड बी डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात पल्ले पड़ती है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या काम किया हमने। कि देखो दोबारा समझो, तुम्हारे पास कोई कॉनिक आ रहा है, कोई भी कॉनिक आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपके पास एक सर्कल आ रहा है, लेट सपोज, ऑल्दो सर्कल नहीं है भाई, सर्कल की इक्वेशन डिफरेंट होती है, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। लेट सपोज एक सर्कल आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है जो सर्कल है ना उसको जो टेंजेंट लाइन पास कर रही है, यानी कि जो टेंजेंट लाइन है सर्कल की, वो बेसिकली एक वाई एक्सिस से भी पास कर रही है। अब हमें पता है कि वाई एक्सिस से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो मुझे जो कॉनिक की इक्वेशन गिवन है, दैट इज वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स। तो बेटा अगर मैं इस कॉनिक से टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालूंगा तो जाहिर सी बात है भाई आप डी वाई बाई डी एक्स करोगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा एल एन एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स आ जाएगा। और मुझे पता है एग्जामिनर ने डिफाइन करा हुआ है कि भाई तुम्हारी जो टेंजेंट लाइन है उसके ऊपर कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू जीरो का, क्योंकि मेरी टेंजेंट लाइन वाई एक्सिस को पास कर रही है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, वन बाय जीरो के बराबर। वन बाय जीरो का मतलब है इन्फिनिटी, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ये इसकी लॉजिक है बेटा, तरीके से समझिएगा पूरी बात को। पास आ रहा है ये तो बहुत ही सिंपल आ रहा है, देखो याद रखिएगा बेटा, नस के अंदर डिफिकल्टी लेवल जो होता है एमसीक्यूज का वो मॉडरेट होता है, यानी कि आसान क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, इजी भी दिखेंगे, मुश्किल भी दिखेंगे, थ्योरेटिकल भी दिखेंगे और न्यूमेरिकल भी दिखेंगे। तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही बच्चों वाला है। अच्छा कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो भी सकते हैं वैसे। एग्जामिनर कह रहा है साइड ए की वैल्यू आ रही है थ्री के बराबर, साइड बी की वैल्यू आ रही है सिक्स के बराबर। आगे एग्जामिनर कहता है कि अल्फा का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, बीटा का जो एंगल आ रहा है ना वो 30 डिग्री है। तो कहता है गामा का एंगल क्या होगा, गामा का एंगल निकालने की जरूरत ही कैसे पड़ रही है आपको, ये तो वैसे ही आ जाएगा। क्योंकि देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक थ्योरम है, दुनिया के अंदर कोई भी अगर ट्राइंगल होगा तो याद रखिएगा दुनिया में हर ट्राइंगल के अंदर जो तमाम एंगल्स होते हैं ना, इन तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। तो अगर मुझे दो एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल नहीं पता, तो मैं सिंपल तरीके से उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, 180 में से बाकी दो को माइनस करवाएंगे हम, 180 में से बाकी दो को आप सब्ट्रैक्ट करवाइए तो आपके पास रिमेनिंग एंगल जो होगा वो तीसरा एंगल होगा। क्योंकि दुनिया का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, दुनिया के अंदर तमाम के तमाम ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर दो एंगल्स गिवन है तो तीसरा एंगल क्या होगा, 180 में से 60 को और फिर 30 को माइनस करवा दीजिए, ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू बराबर है किसके, 3 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 10 के, तो बताइए सेक थीटा क्या होगा। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है, इस लॉजिक को समझ लो। इस कॉन्सेप्ट के हर साल हर नेट के अंदर पेपर में क्वेश्चन आएगा, हर नेट के अंदर पेपर में क्वेश्चन आएगा, गारंटी देने को तैयार हूं, कहीं भी लिख लो बेशक सर हाशिम की इस बात को। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है आपको 3 अंडर रूट 10 डिवीजन में 10। हो सकता है आपको याद हो कि ना याद हो कि साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। तो बेटा देखो मुझे पीपल की वैल्यू तो गिवन है, साथ में हैव की वैल्यू भी गिवन है। तो भाई पीपल किसके बराबर है, 3 अंडर रूट 10 के, यानी कि पीपल का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गिवन है 3 अंडर रूट 10 के। हैव का मतलब क्या है कि भाई हाइपोटेन्यूज वो 10 के बराबर है। तो बेटा देखो अगर मुझे सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा होता है 1/cos, और मुझे पता है कि भाई वो निकालने के लिए मुझे तीसरी जो वैल्यू मिसिंग है वो चाहिए होगी। कौन सी वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे बेस मिसिंग है। तो बेस की वैल्यू को कैसे निकालोगे, पाइथागोरस साहब ने मरने से पहले एक थ्योरम दिया था बेटा, याद है पाइथागोरस साहब ने मरने से पहले क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि बेटा एच स्क्वायर हमेशा बराबर होगा किसके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो बेटा एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 के स्क्वायर के, पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 3 अंडर रूट 10 का अगर आप स्क्वायर करोगे ना, तो अक्सर बच्चों इसमें मैथमेटिकल गलती कर देते हैं भाई, जब इस पूरी टर्म पे स्क्वायर करोगे पी स्क्वायर के ऊपर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे मेरे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 9 10 90 हो गया, तो आपस में सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस का 90 10 के बराबर। तो मेरे पास फाइनली बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट 10 के बराबर। हमें क्या निकालना है, सेक निकालना है। तो सेक निकालने से पहले हम कॉस निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो सेक क्या होता है, दुनिया में सेक बराबर होता है 1/cos के, ऐसा ही है ना भैया। तो भाई पहले मैं कॉस निकाल लेता हूं ताकि आसानी रहे ना यार। कॉस किसके बराबर होता है, कॉस बराबर होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। तो कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली का
कर ली, ब्राउन का ब्राउन, हेयर का हेयर, तो ब्राउन किसके बराबर आया, बेस आई अंडर रूट 10 के बराबर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज बेटा 10 के बराबर, नीचे 10 आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा है, तुम्हें कॉस नहीं निकालना, तुम्हें सेक निकालना है। तो भैया सेक क्या होता है, सेक होता है कैस का कॉस का रेसिप्रोकल। तो जो भी मेरा कॉस आ रहा है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक के बराबर। तो ये बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 के बराबर। मगर अगर आप ऑप्शंस देखो तो कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। उसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक क्या है कि बेटा हमेशा याद रखिएगा, डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी स्क्वायर रूट प्रेफर नहीं किया जाता मैथ्स में। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, रैशनलाइज करवाओ, कैसे, अंडर रूट 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा, अंडर रूट 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो बेटा देखो ऊपर तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 10 अंडर रूट 10। याद रखिएगा दुनिया में कभी भी दो अंडर रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं इन सच अ वे दैट देयर इंटरनल वैल्यू इज सिमिलर, तो खाली इंटरनल वैल्यू एक बार लिखी जाती है। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10 के बराबर। तो यानी कि मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट 10 के बराबर। जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डिफेक्टिव। सही है ना भैया, सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कौन कहते हैं मुश्किल है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है बेटा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है टू लाइंस आर गिवन बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 देन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनर देखो आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है आपके पास एक इक्वेशन आ रही है x माइनस का y इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आ रही है बेटा 2x प्लस का y इक्वल टू 0। एग्जामिनर कह रहे हैं तो इन दोनों लाइंस के दरमियान में इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, यानी कि आपको कॉमन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालोगे, सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई करवा दो। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवाऊंगा, देखो प्लस वाई से नेगेटिव वाई कट गया, तो 2x प्लस का x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3x के बराबर, इक्वल टू के बाद 0 का 0। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज आल्सो इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0 के बराबर। इस x की वैल्यू को उठा के आया पहली इक्वेशन में, आया दूसरी इक्वेशन में, किसी में भी डाल दो y की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा सिंपल तरीके से अगर x की वैल्यू को उठा के मैं पहली इक्वेशन में डालता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 माइनस का y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। तो हमारा सिंपल तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट x कॉमा y किसके बराबर है, 0 कॉमा 0 के बराबर है। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है डोमेन ऑफ साइन थीटा, या फिर हमसे कहता है डोमेन ऑफ कोसेक थीटा। रिमेंबर दिस थिंग बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली नस्ट के पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, एग्जैक्टली नस्ट के पेपर्स के अंदर आ चुके हैं। तो भाई जब नस्ट के नेट 2 नेट 3 नेट 1, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि बेटा ट्रिगोनोमेट्री से फॉर्मूलाज लाजमी तौर पे करो, और कुछ करो ना करो खुदारा डोमेन रेंज ये लाजमी तौर पे कर लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर साइन का क्या होती है, कॉस का क्या होती है, टेंजेंट की, कोसेक की, सेक की, कुछ करो ना करो खुदारा इन दो कॉन्सेप्ट को लाजमी कवर अप कर लें, डोमेन के और रेंज के। 99% बच्चे टॉपिक को छोड़कर चला जाता है, हालांकि ये फ्री का नंबर है बेटा, हर साल इसका फॉर्मूला आता है। डोमेन ऑफ साइन थीटा क्या होगी, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स क्या होगी, कोसेक थीटा की डोमेन क्या है, सेक की क्या है, कोसेक की क्या है, इनवर्स की इनके क्या है। तो ये लाजमी तौर पे कवर अप कर लो, कुछ करो ना करो। बेटा देखो आप कुछ करो ना करो खुदारा लाजमी तौर के ऊपर साइन के, कोसेक के, टेंजेंट के, इनके टेबल को लाजमी तौर पे याद रख लीजिएगा। टेबल मैंने आपके सामने लेकर आ गया हूं, इस टेबल को लाजमी तौर पे बेटा मेमोराइज कर लीजिएगा। बेसिक टेबल है, कोई मुश्किल नहीं है कि भाई साइन की डोमेन क्या होती है, साइन की रेंज क्या होती है, कोसाइन की डोमेन क्या होती है, कोसाइन की रेंज क्या होती है, टेंजेंट की डोमेन क्या है, टेंजेंट की रेंज क्या है। सिमिलरली कोसिकेंट का मतलब कोसेक की, सिकेंट का मतलब सेक की, कोट टेंजेंट का मतलब यानी कि कॉट की डोमेन रेंज इसके बराबर है। तो इसको लाजमी तौर पे आपने मेमोराइज कर लेना है, बेसिक चीज है। क्वेश्चन आ रहा है, इसको मार्क कर लीजिए, आज की क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई cos 30 प्लस का आयोटा साइन 30 डिवाइडेड बाय cos 40 प्लस का आयोटा साइन 40 होल पावर में 3 आ रहा है। चाहो तो पहले आप अंदर वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो, बाद में एंगल को अप्लाई कर लो, टोटली आप पे डिपेंड करता है, नॉट अ बिग डील। देखो भाई हमारे पास ये हो क्या रहा है, आपको सबसे पहले तो बेटा दो बातों के बारे में आइडिया होना चाहिए। पहले नंबर के ऊपर कि भाई कभी भी दुनिया के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास इस फॉर्म में लिखा हो ना, z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, इसका मतलब होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है CIS थीटा के। सही है ना, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सो भाई यानी कि मेरे पास ऊपर भी एक CIS थीटा आ रहा है, नीचे भी एक CIS थीटा आ रहा है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, कभी भी दुनिया में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, यानी कि ऊपर आ रहा है CIS थीटा 1 डिवाइडेड बाय CIS थीटा 2, यानी कि दुनिया में कभी भी बेटा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इस फॉर्म के अंदर क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है CIS का CIS, और फिर आगे एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि CIS को एक बार लिखते हो, एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो भाई अगर मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करवा लूं, यानी कि अंदर वाली वैल्यूज को, तो क्या बन जाएगा, देखो ऊपर मेरे पास क्या मौजूद है, ऊपर हमारे पास आ रहा है CIS 30 डिग्री, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, नीचे डिवीजन में आ रहा है बेटा CIS
माइनस 40 डिग्री, और बाहर होल पावर में क्या है, 3 का 3 है। इसको बाद में अप्लाई करेंगे डिमोवर्स थ्योरम के ऊपर। अभी सिंपल पहले बाकी चीजों को सिंप्लीफाई करवा देते हैं। तो CIS 30/CIS 40 किसके बराबर होगा? अरे भाई ये बराबर होगा हमारे पास सिंपल CIS 30 माइनस का 40, ये बन जाएगा जाहिर सी बात है किसके बराबर, 30 में से अगर 40 को माइनस करोगे नेगेटिव के 10 के बराबर। और बाहर होल पावर में क्या है, क्यूब का क्यूब एज इट इज। अब आप फाइनली इसको ओपन अप करवा लीजिए। CIS को जब मैं ओपन करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस नेगेटिव का 10 प्लस का आयोटा साइन का साइन आगे आ जाएगा फाइनली नेगेटिव का 10। अब आपके पास देखो बेटा होल पावर क्या है, क्यूब की आ रही है, होल पावर क्या है, क्यूब की आ रही है। तो जो भी आपका बाहर पावर आ रही है वो एंगल्स का क्या बन जाएगी, एंगल्स का मल्टीपल बन जाएगी। सो इट शुड बिकम कॉस का कॉस नेगेटिव का 30, ये बन जाएगा नेगेटिव का 30 प्लस का आयोटा साइन का साइन, ये बन जाएगा हमारे पास अगेन नेगेटिव का 30। कॉस की बेटा ये प्रॉपर्टी होती है, कॉस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो जाहिर सी बात है ये बन जाएगा हमारे पास cos 30 का cos 30 प्लस का आयोटा साइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि बेटा साइन नेगेटिव के साइन को अपने एंगल के बाहर शिफ्ट कर देता है। तो ये बन जाएगा सिंपल नेगेटिव का आयोटा साइन 30 के बराबर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। फर्दर सिंप्लीफाई आप कैसे कर सकते हो भाई, सिंपल सी बात है, cos 30 बराबर होता है किसके, cos 30 बराबर होता है हमारे पास दुनिया के अंदर √3/2 के, नेगेटिव का आयोटा साइन 30 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/2 के। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। दैट्स हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि देखो आपके पास डिमोवर्स थ्योरम क्या कहता है, डिमोवर्स थ्योरम कहता है बाहर जो भी पावर आ रही होती है पावर अंदर वाले एंगल्स का जाके मल्टीपल बन जाती है। तो इसीलिए कॉस -30 प्लस का आयोटा साइन -30 बन गया। अब चूंकि देखो कॉस की प्रॉपर्टी होती है, कॉस में कभी भी नेगेटिव का एंगल है कॉस उसको खा जाता है, खत्म कर देता है। वाइल साइन के अंदर कभी भी नेगेटिव का एंगल आ रहा हो तो बेटा वो नेगेटिव का एंगल बाहर लिख दिया जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे कहता है इफ अ पॉइंट P लाइज इनसाइड अ सर्कल हैविंग द सेंटर एट O, देन आपका जो OP का डिस्टेंस होगा वो सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। सर्कमफेरेंस का मतलब जो भी सर्कल की आपके पास लेंथ आ रही है, सही है ना। या OP का डिस्टेंस लेसर देन R होगा, या OP का डिस्टेंस ग्रेटर देन R होगा, या OP बराबर होगा डायमीटर के। बेटा इस बात को कहीं पे मार्क कर लीजिएगा, अगर कभी भी दुनिया के अंदर आपका कोई भी पॉइंट आ रहा है और वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इफ अ पॉइंट इज लाइंग इनसाइड अ सर्कल, तो हमेशा जो आपका डिस्टेंस होगा वो R से क्या होगा, छोटा होगा। ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कितनी दफा न्यूमेरिक फॉर्म में भी तो कवर करते हैं कि आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन होती है और एग्जामिनर आपको एक पॉइंट दे देता है और फिर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताइए ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो हम करते क्या थे, हम करते ये कि इस पॉइंट को उठा के डायरेक्टली सर्कल की इक्वेशन में डालते हैं। अगर तो आंसर इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। अगर मेरा आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए इसका मतलब आउटसाइड द सर्कल होता है। और अगर कभी भी आपका आंसर लेसर देन 0 आ जाए इसका मतलब होता है कि भैया आपका जो पॉइंट आ रहा है अगर वो लेसर देन 0 तो वो इनसाइड द सर्कल है। तो सिमिलरली सेम काम एग्जामिनर यहाँ पे पूछ रहा है, कह रहा है कि भाई इफ अ पॉइंट लाई इनसाइड अ सर्कल हैविंग द सेंटर एट O, देन द OP डिस्टेंस, यानी कि O से लेके P तक का डिस्टेंस क्या होगा। जाहिर सी बात है बेटा O से लेके P तक का डिस्टेंस अगर रेडियस से छोटा आ रहा है इसका मतलब आपका पॉइंट क्या है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। यानी कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको लॉजिक क्या दी है कि भाई तुम्हारे पास जो O है ना, ये O क्या है, सर्कल का सेंटर है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारा एक पॉइंट है अगर वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, लेट सपोज ये पॉइंट P आ रहा है, ये पॉइंट O आ रहा है, तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई O से लेके P तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा अगर पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। जाहिर सी बात है बेटा देखो, अगर मेरे पास O से लेके P का डिस्टेंस अगर रेडियस से छोटा है, अगर रेडियस से क्या है, छोटा है, क्योंकि रेडियस क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा या फिर यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस भी इंक्लूड होगा उसके अंदर। तो जाहिर सी बात है ना बेटा, अगर रेडियस से छोटा डिस्टेंस है तभी तो मेरा जो पॉइंट होगा, मेरा जो पर्टिकुलरली पॉइंट वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। अगर मेरा OP डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ जाए इसका मतलब ऑन दी सर्कल है, या फिर आसान भाषा में अगर सर्कमफेरेंस के बराबर आ जाए तब भी ऑन के ऊपर ही आएगा, सही है ना। या अगर वो डायमीटर के बराबर आ जाए तब तो मेरा बाहर ही होगा, और अगर रेडियस से भी बड़ा आ जाए तो जाहिर सी बात है तब भी बाहर ही होगा, नॉर्मल सी बात है। लास्ट एमसीक्यूज आ रहा है आज की क्लास का। इस एमसीक्यूज के अंदर एग्जामिनर कहता है फॉर द कॉनिक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1, वन ऑफ इट्स फोकस इज डैश। सबसे पहले तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कॉनिक की इक्वेशन देखते साथ ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कॉनिक कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करवा रहा है। देखो बेटा पेपर में कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा इक्वेशन पैराबोला की है, हाइपरबोला की, एलिप्स की है। हमेशा याद रखिएगा एलिप्स की इक्वेशन की पहचान क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। एलिप्स की इक्वेशन की पहचान ये होती है कि एलिप्स की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी होता है, वाई स्क्वायर भी होता है,
दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे हमेशा, और सबसे खास बात क्या है कि दोनों के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हमेशा डिफरेंट होंगे। इसको हमेशा कहीं पे नोट डाउन करके रखिएगा। सर्कल की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि बेटा एक्स स्क्वायर भी होता है, वाई स्क्वायर भी होता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, मगर कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होते हैं। इलिप्स और सर्कल में डिफरेंस ये होता है कि भाई देखो, सर्कल एक प्रॉपर शेप होती है गोलाई सी, हर तरफ से डिस्टेंस सिमिलर होता है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का डिफरेंस सिमिलर होता है सर्कल के अंदर, तभी एक प्रॉपर शेप मिलती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं। इलिप्स के अंदर देखो, इलिप्स के अंदर या तो हमारे पास शेप ऐसी होती है ना, या तो शेप ऐसी होती है या शेप ऐसी होती है कि एक तरफ से वो बड़ा होता है, सही है ना। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि सेम सर्कल की तरह का होता है इलिप्स, मगर खास डिफरेंस क्या होता है, एक तरफ से थोड़ा स्ट्रेच होता है। तो इसका लॉजिक क्या होती है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, मगर कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट होगा। हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो होगा, मगर आपके पास ये नेगेटिव के अंदर होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। वाइल पैराबोला के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू होती है। इन छोटी छोटी बातों का खुदारा आपने ख्याल रखना, ये बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर पूछी जाती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि लाजमी तौर के ऊपर इन बातों का ख्याल रखो। क्योंकि देखो, पेपर के अंदर नो वन विल बी गोइंग टू रेस्क्यू यू, नो वन विल बी गोइंग टू टेलिंग यू कि यार ये कौन है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब की बारी में देखो, मुझे क्वेश्चन देखते साथ ही, अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हुए, आप मेरे बैच के अंदर इन्वॉल्व हो, आपको साफ तौर पे पता है, क्वेश्चन देखते साथ ही अंदाजा हो गया कि भैया ये जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, ये इलिप्स के कॉन्सेप्ट का आ रहा है, सही है। इसको मैं सिंपल इलिप्स की इक्वेशन से कंपेयर करवाऊंगा। वैसे बाय द वे एक और चीज भी दिख रही है कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से बड़ी वैल्यू किसके नीचे है, वाई के नीचे। इसका मतलब मेजर एक्सिस कहां का है, वाई का है। तो मेरी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू के बाद 1। तो बेटा देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी स्क्वायर की वैल्यू बराबर है 4 के, ए स्क्वायर की वैल्यू है 9 के बराबर। जो बड़ी वैल्यू होती है बेटा वो ए स्क्वायर की होती है, छोटी वैल्यू होती है बी स्क्वायर की होती है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोकस का पॉइंट, हमें क्या निकालना है, फोसाई का पॉइंट बताना है। तो फोकस या फोसाई किसके बराबर होगा, उसको निकालने के लिए सी चाहिए होगा। इलिप्स की ये कंडीशन होती है कि इलिप्स के अंदर हमारे पास रिलेशन होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर 9 के बराबर है, बी स्क्वायर 4 के बराबर है, यहां से आप सी स्क्वायर निकाल लोगे। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 9 में से अगर आप 4 को माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है 5 बचेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे सी की वैल्यू बराबर होगी प्लस माइनस के अंडर रूट 5 के। अब हमें निकालना क्या है, फोसाई। चूंकि इस इलिप्स का मेजर एक्सिस वाई का है, मेजर एक्सिस कहां का है बेटा, वाई का है, तो वाई का मेजर एक्सिस है, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस का सी। तो 0 कॉमा प्लस माइनस का अंडर रूट 5 हमारा पॉइंट होगा। इस तरीके से फाइनली मेरा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। और इसी के साथ हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचे। याद रखिएगा बेटा, इन एमसीक्यूज के अंदर कुछ बहुत डिफिकल्ट होंगे, कुछ आपके लिए बहुत इजी होंगे, कुछ आपके लिए मॉडरेट होंगे, कुछ थ्योरेटिकल होंगे। रिमेंबर दिस थिंग, नस के अंदर हर तरह का एमसीक्यूज आता है, मॉडरेट भी आएगा, डिफिकल्ट भी आएगा, इजी भी आएगा। नस के पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या ही है कि देखो, 200 आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं जिनमें से 100 मैथ्स के हैं, तो बेटा इन 100 एमसीक्यूज में हर तरह का कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा। खुदारा जो एमसीक्यूज आपको नहीं आता, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है पेपर के दौरान, उसको कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करना। मैं ये बात अक्सर बच्चों को डिफाइन करता हूं, जब वो बच्चे बैजेस के अंदर होते हैं, अक्सर हम मुझसे तालीम हासिल कर रहे होते हैं, मैं बार बार एक चीज रिपीट करता हूं। कभी भी एप्टीट्यूड के टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो, हमेशा याद रखिएगा एप्टीट्यूड के टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। सबसे पहले आपने इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, जो भी आसान एमसीक्यूज है, जो मुश्किल आ रहा है उसको स्किप कर दो, नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते जाओ, स्किप करते जाओ। बाद में वो सारे आपको दिखेंगे, जो एमसीक्यूज आपने बिलीव किया होगा, बाद में वो आपके सामने आएगा। तो याद रखिएगा, जो सबसे आसान एमसीक्यूज होंगे, जो मॉडरेट एमसीक्यूज होंगे, पहले उनको अटेम्प्ट करना है। जिनका आपके बारे में, जिनको आपको गारंटी है, जो आपको गारंटी है कि हमेशा सही करोगे आप उनको, तो हमेशा पहले आसान एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। देन हमेशा कोशिश करनी है बेटा मॉडरेट एमसीक्यूज के ऊपर जाना है, देन आपने डिफिकल्ट के ऊपर जाना है। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि डिफिकल्ट एमसीक्यूज को पकड़ के बैठ जाते हैं, 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट से जाया कर देते हैं। याद रखिए, अगर आपने अपना टाइम जाया किया ना, तो आपका प्रेशर हमेशा इंक्रीज होगा, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो पे जाएगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, कॉन्फिडेंस जितना कम होगा प्रेशर हमेशा उतना ज्यादा होगा। तो पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होती है। तो रिमेंबर दिस थिंग, मेरी कोशिश है आपके लिए रोज के रोज टॉप 10 एमसीक्यूज के नाम से इस प्लेलिस्ट का आगाज किया हुआ है। तो बेटा मेरी ये कोशिश है कि रोज आपके लिए 10 एमसीक्यूज की वीडियो डिजाइन करूं। इन 10 एमसीक्यूज के अंदर जो नस के एग्जैक्ट पेपर्स हैं, उनसे एमसीक्यूज आपके लिए डिजाइन करूं, क्योंकि बेटा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बैजेस होते हैं। उसके अंदर जो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर नस की, फास्ट की, आईबीए की, लम्स की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, एनएडीओ, मेरान हो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी हो, तो बेटा मेरा न्यू बैच अभी ईकेट का, नस्ट का, फास्ट का, फंक का स्टार्ट हो रहा है, उसको आप लाजमी तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की फीस बहुत ही मुनासिब
मुनासिब होती है। 6,500 रुपये पूरे साल की फीस होती है, 6,500 रुपये, जिसमें ना सिर्फ आपको यूनिवर्सिटीज के हवाले से गाइड कर रहे होते हैं कब किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है, उस यूनिवर्सिटी में कैसे सब्जेक्ट्स आएंगे, बल्कि साथ साथ एनटीएस के लिए भी तैयार कर रहे होते हैं। यानी कि पूरे साल की फीस 6,500 7,000 रुपये भाई। और इसके अंदर आपको जो मुस्तहिक तरीन तलबा होते हैं उनको हम डिस्काउंट भी दे रहे होते हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान भी दे रहे होते हैं। तो आप लाजमी तौर पर उसको बैच को ज्वाइन अप करें, उस बैच में आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। इन तमाम पेपर्स को मैं अपने बैच के बच्चों को वैसे ही करवा रहा हूँ, इन तमाम बैच के बच्चों को वैसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स को ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स कवर करवा रहा होता हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ जैसे खैरियत होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम